हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर सेवन्थ क्लास। चैप्टर को आगे बढ़ा रहे थे हम, और अब हम लोग आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। मतलब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो लेक हो, है ना, रिवर हो या सी हो या फिर ग्लेशियर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जब इन सब की बात होती, पॉन्ड भी हो सकता है आपका, तालाब भी साफ़ होता है। तो जब इन सब की आप बात करोगे तो आप एक चीज़ ये महसूस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पूरी दुनिया में, फ्रेश वाटर कितना है, सैल्मन वाटर कितना है, सॉल्टी वाटर कितना है, और मतलब पीने लायक ये सारी चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूशन को उस तरह को समझेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का 75% किससे कवर्ड है बेटा? वाटर से। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? कहते हैं कि जब अर्थ पे इतना पानी है और सिर्फ 25% ज़मीन है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारी जगहों पे पानी की कमी क्यों है? क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक? तो वो कमी क्यों है? Is all the water on the earth available to us? क्या हमारे लिए सारा अर्थ का पानी अवेलेबल है स्टूडेंट्स? क्या हम वो सारे पानी को यूज़ कर सकते हैं? पीने लायक है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब जो नीचे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वो आपको बताएगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है। ये 100% शो किया है पानी को। तो ओशन में बेटा सबसे ज़्यादा पानी है, 97.3%, अब पूरा का पूरा खा रहा है, यूज़ ही नहीं कर सकते। आइस कैप्स की फॉर्म में कुछ 2% है, जिसमें ग्लेशियर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ग्राउंड वाटर आपका बहुत ही कम है, और हम ग्राउंड वाटर को धज्जियाँ उड़ा के यूज़ करते हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है हम कितना पानी नीचे से निकाल रहे हैं। फ्रेश वाटर लेक्स आपकी कुछ, क्या बताऊँ, 0.009% है, बहुत कम हिस्सा। आइलैंड सीज एंड सॉल्ट सी में भी ये दोनों बराबर है। और ये पूरा, अगर इसकी बात हो रही है आपकी, ये जो एरो है ये फ्रेश वाटर है, ठीक? फिर एटमॉस्फेयर में इतना है और रिवर में इतना है। अब आप सोच के देखो, 97% पानी ओशन पानी है, ओशनिंग्स है, और वो फ्रेश नहीं है, पीने लायक नहीं है, सिर्फ सॉल्टी है। बाकी जो फ्रेश वाटर है, तो ग्राउंड वाटर की बात करें, लेक की बात करें या रिवर की बात करें, तो वो तो हमने ही गंदी कर रखी है। तो आप मुझे ये बताओ, बीमारी क्यों नहीं हमें आएंगी? हज़ारों तरह की बीमारियां या दिक्कतें हमें क्यों नहीं होंगी? एक रीज़न तो ये हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा इन्होंने, उसके बेस पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करो आप। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैसे समझ लो कि 1 बूंद पानी रिवर में है, और आधा चम्मच फ्रेश वाटर लेक्स में है, 2 स्पून वाटर ग्राउंड लेवल पे है, और 9 स्पून आइस कैप्स में। मतलब हद ही हो गई। 2 लीटर पानी को अगर लेके चलें, 2 लीटर के पानी को लेके आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आता है, तो आप कोशिश करो जानने की कि अगर इसको और 1000, 2000 या 100 किलोलीटर तक अगर आप ले जाओ इस अमाउंट को, तो आप सोच के देखेंगे आपके पास फ्रेश वाटर कितना आता है। बहुत कम क्वांटिटी में है, और फ्रेश वाटर सबको पीने को नहीं मिलता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर हमें ज़िंदा रहना है, जीवित रहना है, तो वाटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब इतना सी में है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, और नदियों का सारा पानी, बाढ़ का सारा पानी है, नदियाँ उठा के ले जाती तो समुद्र में ही है सीधा। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। सिर्फ पानी ही वो चीज़ है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली?
क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि हम इस इतनी प्रीशियस चीज़ को हम कई बार केयरलेस होकर बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं? ये हेडिंग्स हैं। आप देखते हैं कि न्यूज़ में इस तरह की खबरें बहुत आती हैं। द वाटर यू ड्रिंक ए ड्रॉप ऑफ लाइफ, मैनी मेजर रिवर डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, सूख गई हैं। गंगा 10 सबसे बुरी नदियों में से एक है। तो ये सारी बातें आप हेडिंग्स में लाते हैं, देखते हैं। पानी की कमी से चेन्नई में कहते हैं ग्राउंड वाटर लगभग ख़त्म हो चुका है, जबकि वो शहर समुद्र किनारे है। अब नेक्स्ट बारी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में कहते हैं 150 से ज़्यादा झीलें थी, आज शायद 50 भी नहीं रह गई हैं वहाँ ढंग से। ये तो हालात हैं, ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना अपना बहुत ज़्यादा। ठीक है। March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced different ways। ये 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे की तरह यूज़ करते हैं, और क्योंकि हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है ये समझाने की कि हमें कंज़र्व करना चाहिए पानी को। तो हम समझ रहे थे कि 22 मार्च को एज अ वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कितना प्रीशियस है वाटर हमारे लिए, और हम उस दिन ये समझ सकें कि हमें कितनी ज़रूरत है और हमें इस चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है। डिफरेंट वेज से जाके हम वाटर को बचा सकें। ठीक है। ओशन सर्कुलेशन की बात की है। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। आप शायद बहुत से लोग समुद्र किनारे नहीं गए होंगे, वहाँ टहले होंगे नंगे पैर। The wet sand on the beach, the cool breeze, the sea bird, the smell of the salt in the air and the music of the waves। ये सारी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, लहरों की आवाज़ आती है, और जो वहाँ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सी बर्ड्स दिखती हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग, बहुत आकर्षक लगता है, ज़बरदस्त। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। अब तालाबों में, झीलों में जो पानी होता है उसके बजाय अगर आप समुद्र की बात करें तो आप देखेंगे कि वो पानी लगातार थोड़ा मूवमेंट में चलता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और ये ऐसा हमेशा भी नहीं होता है। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव, टाइड्स एंड करेंट्स। जो मूवमेंट पानी में होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वेव्स तरंगों के जरिए, टाइड जो ज्वार भाटे आते हैं, और करेंट्स जो आप देखते हैं ना कई तरह के तूफ़ान वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों की बात हो रही है स्टूडेंट्स। डू यू नो में है वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाइंड स्क्रैप अक्रॉस द सी सरफेस। वो ना कई बार अगर आप पानी जग में भरा रखा ऊपर से आप फूंक मार के देखो तो बहुत सारी इस तरह की तरंग बनती हैं, ढेर सारी। तो वही कह रहा है कि वेव्स तब बनती हैं जब ऊपर अक्रॉस द सरफेस सी के हवा इस तरह से तेज़ी से गुजरती है। द स्ट्रॉन्गर द वाइंड ब्लो, जितनी तेज़ हवा चलेगी द बिगर द वेव बिकम, उतनी ही बड़ी वेव आएगी। अब सोच के देखिए, वही वेव्स जब आती हैं तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती हैं। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। When you are playing throw ball on the beach and the ball fall into water, what happens? वही बात कह रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इस तरह का रिंग बनना। It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves। कि जो लहरें तरंगे होती हैं वो वापस, समुद्र की बात कर रहा है, उस किनारे पर उस चीज़ को ले आती हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately। अब होता क्या, आपने देखा ना, वो लहरें ऐसे आती हैं, फिर ऐसे आती हैं, फिर गिरती हैं, फिर किनारे तक आती हैं। तो जो चीज़ यहाँ थी वो वापस किनारे पे लाके फेंक देते हैं। दे आर कॉल्ड वेव्स, उन्हीं को हम वेव्स कहते हैं। तो वेव्स की जो डेफिनेशन हुई, वेव्स की जो चीज़ें समझने में आई वो सिर्फ यहाँ से है कि व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। ये वेव्स की बेटा डेफिनेशन हो गई। ठीक, ये लिखने के लिए भी ईजी हो गई, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। एक सुनामी की बात हो रही है, सुनामी को पढ़ेंगे आप लोग। देखिए सुनामी क्या है बेटा। सुनामी इज़ अ जैपनीज़ वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। सू मीन्स आई थिंक होता है हार्बर, और नामी मीन्स वेव्स जापानी भाषा में। तो जो हार्बर है, बंदरगाह है, कोस्ट है, उसके किनारे की जो वेव्स होती है उसको सुनामी बोलते हैं। एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। और हार्बर जो होता है, बंदरगाह होता है, सी कोस्ट वाला इलाका, वो नष्ट करता है सुनामी आने से। सुनामी आने से वो नष्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आती है। इंडिया में भी सुनामी आई थी, ये यहाँ पे एक आया था, एक इंडिया में 2004-05 के टाइम में, तब मैं छोटा था, 9th में था आई थिंक मैं।
तब इंडिया में तमिलनाडु कोस्टल एरिया से लेकर कई जगह बहुत भारी तबाही मचाई थी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। अब जब तूफ़ान चलता है, बड़ा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो सिंपल सी बात है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है वेव्स की सरफेस से समुद्र के टकराने के बाद। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इस वजह से इससे नुकसान बहुत होता है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। भूकंप आए या ज्वालामुखी फट जाए या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो, क्योंकि समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन है बेटा, लेयर्स हैं। आप जब 9th में आएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जब ये शिफ्ट होती हैं इधर से उधर तो बहुत ज़्यादा वाटर डिस्टर्ब करती हैं। एज अ रिज़ल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। अब रिज़ल्ट क्या आता है, एक बहुत बड़ी वेव टाइडल मतलब जनरेट होती है पानी में, इसको सुनामी कहते हैं। दैट मे बी एज हाई 15 मीटर इज़ फॉर्म्ड। 15 मीटर तक की उसकी ऊंचाई होती है, इतना ज़्यादा वो बनती हैं तरंगें, वहाँ पे वेव्स बनती हैं। अब आप सोच के देखो, जो आपके स्कूल की हाइट होगी आई थिंक वो भी 15 मीटर नहीं है। सोच के देखिए, अगर आप उसके नीचे खड़े इतनी तेज़ तरंग आएगी तो आपका क्या होगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट का पानी आपके ऊपर गिरे तो आपका क्या होगा। द लार्जेस्ट सुनामी इवन मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। कहते हैं कि ये तरंग 150 मीटर हाई भी थी, इतनी ऊंची। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती, अगर इतनी स्पीड से आएंगी तो तबाही ही मचाएंगी। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में आई थी, तब मैं छोटा था, 9th में पढ़ता था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इंदिरा पॉइंट बेटा एक ना इंडियन मतलब इंडियन लैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट है, सबसे साउदर्न साउथ में। वो अंडमान निकोबार में है, वो मर्ज्ड हो गया है, बहुत सारा पानी के नीचे चला गया। छोटी सी जगह है, वो आधे से ज़्यादा पानी में मिल चुकी है, इतनी भयंकर सुनामी आई थी। तो अब वो सुनामी है क्या, वो सारी बातें हैं। अर्थ पे किस तरह की चीज़ें आई थी। इंडियन कोस्ट पे 26 दिसंबर 2004 की बात है, और वेस्टर्न सुमात्रा से ये इसका रिज़ल्ट कहते हैं, वहाँ से आया था। ये जगह इंडोनेशिया के पास है। मैग्नीट्यूड अर्थ पे 9.0 रिएक्टर स्केल पे था, ये मापने का मेज़रमेंट होता है। एज द इंडियन प्लेट वॉज विटन द बर्मा प्लेट देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लो कॉसिंग द अर्थक्वेक। कहते हैं जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के मतलब नीचे आ गई, तो सडन मूवमेंट हुआ सी फ्लोर पे और वहाँ से अर्थक्वेक आया। द ओशन फ्लोर वॉज डिप्लेस्ड बाय अमाउंट 10 to 20 मीटर टाइड इन अ ड्रामेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो ओशन फ्लोर था वो डिस्प्लेस हुआ 10 से 20 मीटर नीचे की तरफ, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट का जो नीचे ये आप सुनामी का वेव देखते हैं वहाँ से जनरेट हुआ। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उसमें, क्या क्या हुआ कितनी नहीं हुआ पूरा दिया हुआ है। ये डिस्ट्रक्शंस दिया और उस टाइम का किस तरह से क्या हालात थे। ये तमिलनाडु कोस्ट पे कितने बुरे हालात थे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके हर चीज़ मतलब बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, वो आप पढ़ सकते हैं एक बार। अब आते हैं सेकेंड, टाइड। टाइड क्या होते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है व्हाट इज टाइड। रिदमिक, एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, लेकिन ये 2 बार ऐसा होता है दिन में, उसको हम टाइड कहते हैं, वो ज्वार भाटा जो कहते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। हाई टाइड कब आता है बेटा, जब वाटर कवर करता है किनारे पे हाईएस्ट लेवल पे आके जब नीचे गिरता है। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल टू लोड्स लेवल रिसाइड्स फ्रॉम द शोर। और जब नीचे लेवल पे जाता है तो वो अपने नीचे की फॉर्म में वापस चला जाता है पीछे समुद्र किनारे से बैक पानी की अमाउंट की तरफ, तो वो शोर से दूर चला जाता है, तो वो उस टाइम वो लोएस्ट लेवल पे होता है। और जब बहुत तेज़ी से आता है तो वो किनारे बहुत तेज़ी से एक अमाउंट लेके आता है। उसको आपने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत तेज तेज पानी समुद्र किनारे तक आ रहा होता है, वो टाइड लोएस्ट होता है। तो एक चीज़ है, इसको आप थोड़ा समझिएगा, स्प्रिंग टाइड और नेप टाइड। मून जब बाहर अर्थ के दूसरी तरफ होता है, सन इस तरह से होता है, ये स्प्रिंग के टाइडल का मूवमेंट तब बनता है, और ये बनता है आपका नेप टाइड। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पे जब आएंगे तो थोड़ा इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे वेव्स और टाइड को पढ़ने के बाद, और ये कल हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।